मेरा नाम शुबाना है। मैंने जिस माहौल में होश संभाला वहाँ मुझे माँ का प्यार नसीब न हुआ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हम 4 बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी। वालिद साहब ने हमें बहुत मोहब्बत से पाला। घर में सिर्फ हमारी दादी अम्मा और अब्बू ही होते थे। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरी बड़ी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। दरअसल वालिद साहब चाहते थे कि अपनी बेटियों की जिम्मेदारी से जल्द से जल्द सुबकदोश हो जाएं। फिर हमारी जिंदगी में एक और कयामत टूट पड़ी। हुआ यूं कि हमारे वालिद साहब एक दिन बाजार जा रहे थे। इसी दौरान वहां पर एक बम धमाके में मेरे वालिद समेत कई बेगुनाह अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमारे घर में सफेद मातम बीत चुकी थी। माँ के बाद बाप का सहारा था, मगर किसी जालिम ने हमसे वो सहारा भी छीन लिया। हम इस भरी पड़ी दुनिया में बेआसरा हो गए थे, मगर बेरहम हाथों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब घर में सिर्फ मेरे और दादी के सिवा कोई न रहा। बहनें अपने अपने घरों वाली हो चुकी थी। इन हालात में घर का सन्नाटा मुझे सांप की तरह डसता था। वीरानी मुझे काटने को दौड़ती थी। दादी बूढ़ी और बीमार थी। मैं अभी बहुत कम उम्र थी। मुझ पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ा तो मैं भूख ला गई। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। घर की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। बूढ़ी बीमार दादी मुझे बहलाने की बजाय खुद इस उम्र में थी कि मैं इनकी खिदमत करूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के तस्वुर से ही खौफ खाती थी। इसलिए मेरा ज्यादातर वक्त मेरी सहेलियों में गुजरने लगा। मुझे फिल्में और ड्रामे देखने का बहुत शौक था। इन फिल्मों की वजह से मैं खुद को भी कोई फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। मेरा जहन हर वक्त ड्रामाई दुनिया में खोया रहता। मैं हकीकत से ज्यादा ख्यालों की दुनिया में खोई रहती और सोचती कि मुझे भी मेरे सपनों का कोई राजकुमार मिलेगा। मैंने इन लड़कियों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया जो मेरी तरह फिल्मों और ड्रामों की शौकीन और ख्याली दुनिया में रहने वाली थी। यही नहीं, मैंने सहेलियों के साथ बाजार जाना और घर में बैठकर घंटों गप्पे लगाना मेरा मामूल बन गया था। मैं इन्हीं बातों में बहुत खुश रहती थी, इसलिए मैंने तालीम पर भी कोई खास तवज्जो न दी। दादी को मेरी ये बातें बिल्कुल पसंद न थी। आखिर वो एक जहांदीदा खातून थी। वो मुझे बहुत समझाती, मगर मैं उम्र के इस हिस्से में थी जब इंसान पर नसीहतों का ज्यादा असर नहीं होता। वैसे भी मेरे जहन पर फिल्मों का बहुत ज्यादा असर था। दादी ने मेरी बहनों से तस्करा किया तो ये तय पाया कि मेरी शादी कर दी जाए ताकि मैं घरदारी में पढ़कर जिम्मेदार बन जाऊं, वरना मेरे गुमराह होने के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। गुर्बत की वजह से कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल था। बड़ी तलाश के बाद एक मुतवस्सित घराने से रिश्ता आया और मेरे घर वालों ने इसे गनीमत जानकर एकदम हाँ कर दी। मुझे इस रिश्ते पर कोई खास खुशी न थी। मैं तो किसी बड़े घर के ख्वाब देखती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मैं अपने दिल की हसरतें दिल में ही लिए ससुराल आ गई। इस घर में ज्यादा अफराद न थे। मेरे सास ससुर तो पहले ही वफात पा चुके थे। एक जेठ था जिसका कुछ अरसे कबल इंतकाल हुआ था और अब इस घर में इसकी बीवी और इसके 4 बच्चे रहते थे। ये सभी लोग बड़े पुरअमन और नेक तबीयत के मालिक थे। ताहम मैं इनको इनकी गुर्बत की वजह से पसंद न करती थी। मैंने बात में बात जेठानी से लड़ाइयां भी जारी रखी, ताहम वो नेक बख्त मुझे कभी बुरा न कहती। मुझ पर ससुराल में पाबंदी लगाने वाला कोई न था। मेरा शोहर जमाल एक सेठ का सेक्रेटरी और एक शरीफ इंसान था। वो बचपन से सेठ के साथ था। इसकी परवरिश में सेठ का नुमाया किरदार था, इसलिए वो इस पर बहुत एतमाद करता था। अल्लाह ताला ने मुझे घर का सुकून और 3 बच्चों से नवाजा। जिंदगी की गाड़ी उम्दगी से चलने लगी थी, ताहम मुझे जिंदगी में हमेशा अनजान सी खलिश और कमी का एहसास रहा। मैं अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में थी। जमाल मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता, मगर मैं इससे हर वक्त खिंची खिंची सी रहती, जिसकी इससे कभी वजह समझ न आ सकी। ताहम इसने कभी मुझसे गिला न किया। फिर हुआ यूं कि एक मर्तबा सेठ साहब अपने कुंबे के हमरा 2 माह के लिए बैरून मुल्क सैर करने के लिए गए तो वो कोठी मेरे शोहर के हवाले करके चले गए। इसलिए हम 2 माह के लिए अपने 3 बच्चों समेत कोठी में आकर रहने लगे। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि सेठ साहब का एक नौजवान भतीजा, जिसे सब प्यार से सनी कहते थे, लंदन से आ गया। वो पाकिस्तान में चंद हफ्ते छुट्टियां गुजारने के लिए आया था। इसका कयाम कोठी के एक हिस्से में ही था। हमने इसकी खूब खिदमत मदारत की। सनी की शख्सियत और दौलतमंदी से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर थी। वैसे भी आम लोग अमेरिका और लंदन से आने वालों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और इसी बात का वो लोग फायदा भी उठाकर हमें बेवकूफ बनाते हैं। सनी भी बड़ा दिल फेंक नौजवान था।
वो इसके मुकाबले में मेरी शक्ल वाजिबी सी थी, मगर वो बहाने बहाने से मेरी तारीफ करता तो मैं खुशी से निहाल हो जाती। मैं नहीं जानती थी कि वो एक बदनीयत शख्स है। मैं इसकी बातों को सच्चा जानकर इसके करीब होती जा रही थी। इसी दौरान जमाल को किसी काम से 2 रोज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। इसी दौरान सनी मुझसे बहुत ज्यादा फ्री हो गया, यहाँ तक कि इसने मुझे शादी की पेशकश भी कर दी। मैं इस गबरू नौजवान की बातों में आ गई और अपने मासूम बच्चों और नेक दिल शोहर को भी भूल गई। सनी की बातों का मुझ पर जादुई असर हुआ और गोया मेरी दुनिया ही बिल्कुल बदल गई। मुझे यूं लगा जैसे कि मैं इतने बरसों से इसी खुशी की मुंतजिर थी। फिर हम कौन सी अनजान मंजिल पर चलने लगे जिसका कोई नाम न था। हमने जमाल को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। हमने सोच लिया था कि बच्चों को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाकर कोर्ट मैरिज करके लंदन चले जाएंगे। जमाल 2 दिन बाद वापस लौट आया। वो मामूल से ज्यादा खुश था। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरी पसंद की चीजें लाया, बहुत ज्यादा तोहफे भी लेकर आया, मगर वो ये क्या जानता था कि अब मेरी पसंद बल्कि मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी है। मुझे इसके लाए हुए वो सस्ते से तोहफे कहाँ अच्छे लग सकते थे, इसलिए मैंने बड़ी सर्द महरी का इजहार किया। मैं जमाल से उखड़ी उखड़ी रहती। जब इसने वजह पूछी तो मैंने तबीयत की नासाजी का बहाना बनाकर टाल दिया। इस शाम मैंने जमाल को बेहोश किया और सनी के साथ मिलकर इसे एक वीरान जगह ले गई। सनी ने वहां एक तेज धार छुरे से जमाल पर वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया। मैं सनी की बातों की वजह से अंधी होकर चुपचाप सब कुछ देखती रही। मैंने लाश को बोरी में बंद करने में सनी की मदद की। मुझे जरा भी तरस न आया। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। हमने लाश को गाड़ी में रखा, वीराने में एक गड्ढा खोदकर इसे दफन कर दिया और घर वापस आ गए। घर आकर जब मेरे सर से खून उतरा तो मैं बेख्तियार रो दी। सनी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र न करो, बहुत जल्द अच्छा मुस्तकबिल हमारा रास्ता देख रहा है। वाक़े को 2 दिन ही गुजरे थे कि इत्तफाकन सेठ साहब वापस आ गए। इन्होंने आते ही जमाल के बारे में पूछा। मैं कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी, बल्कि इस तरह जाहिर किया कि मैं इसकी जुदाई में मरी जा रही हूँ। जब कई दिन गुजर गए तो सेठ साहब ने FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सेठ साहब की वजह से पुलिस इस केस में सुस्ती नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सेठ साहब की खासी जान पहचान थी। वो मुझे तसल्ली देते कि जमाल का जरूर पता चल जाएगा, मगर इनकी इसी तसल्ली से मैं अंदर से काम कर रह जाती थी। अब मेरी नींदें उड़ चुकी थी। मुझे शदीद डिप्रेशन हो गया था। मैंने सनी से बात की तो इसने कहा कि वो कुछ करेगा, मगर वो कुछ ना कर सका क्योंकि सेठ साहब की पहुंच ज्यादा थी। सनी ने हालात की नजाकत देखते हुए एक दिन खामोशी से लंदन जाने में ही आफियत समझी। ये खबर मेरे लिए सुहाने रूह से कम ना थी। जिस शख्स के लिए मैंने अपने नेक शुआर शोहर के खून से हाथ रंगे, इसी बेवफा ने पलट कर भी ना देखा। आखिरकार पुलिस तफ्तीश करते करते कब्र तक पहुंच गई। कब्र कुशाई करके इसकी लाश को निकाला गया। तफ्तीश के बाद पुलिस वाकयात को खोज लगाने में कामयाब रही और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सनी तो पहले ही फरार हो चुका था, सो मुझे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने इस सजा के खिलाफ कोई अपील न की, क्योंकि अगर मैं दुनिया की अदालत की सजा से बच निकलने में कामयाब भी हो जाती तो अपने ज़मीर की अदालत से भागकर कहां जाती। मैंने अपने 3 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया था। उन मासूम बच्चों को यतीम करने पर मुझे जिस कदर बड़ी सजा भी मिलती वो कम थी। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। मेरे जेल में जाने के बाद मेरे बच्चों की निगहदाश्त मेरी जेठानी ने बहुत उम्दगी से की। इनके बच्चों ने मेरे बच्चों को भरपूर तवज्जो दी। मैं इस वक्त अपनी सजा के दिन पूरे कर रही हूँ। सोचती हूँ कि जेल से निकलूंगी तो मेरी मंजिल क्या होगी। मुझे कोई रिश्तेदार अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं। सबसे ज्यादा खौफ इस वक्त से आता है जब मेरे बच्चे बड़े होकर मेरी सूरत से भी नफरत करेंगे। मैं वो लड़की हूँ जिसने अपने लिए खुद की दोज़ख तैयार कर ली थी। मैं मर सकती हूँ और ना ही दूसरों की नफरत भरी नजरों को बर्दाश्त करके जिंदा रह सकती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी जैसी औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। जो औरत अपने बच्चों और अपने शोहर से वफा ना कर सकी, वो किसी दूसरे के साथ क्या वफा करेगी।